हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग आप लोगों का जो नया कोर्स कंटेंट आ चुका है, जो नया सब्जेक्ट आपके पास आ चुका है, मैथ्स दूसरा वाला अप्लाइड मैथ्स के नाम से जिसे आप सुन रहे हैं, जिसका कोड अलग है और जो खास तौर पे ये बताया जा रहा है कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल और हम कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो डेफिनेटली हमें इसको आप लोगों को सिखाना जरूरी है। और डियर, मैंने भी इसके सिलेबस को गो थ्रू करा है, इसकी ई बुक अब आपके पास अवेलेबल है। तो आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैं सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ना बोलकर अगर मैं कहूं कि कल को आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाना हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप बात करते हैं क्वांट की या लॉजिकल रीजनिंग की, तो ये दो चीजें आपको जनरली किसी भी जो है एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलती हैं। जनरली जितने भी टाइप के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का एग्जाम हो, चाहे आप बैंक के एग्जाम दे रहे हो, तो डियर जो भी स्टेप उठाया है ना सीबीएसई ने, बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। आप ये समझ लीजिए कि जब आप 12th के बाद 20-20, 30-30, 40-40 हजार रुपए लगाकर एक शॉर्ट टर्म कोर्स करते हैं और ज्यादा कुछ सीख भी नहीं पाते, बेशक वो लोग बहुत कोशिश करें आपको सिखाने की, तो वो आपकी 11th और 12th की अप्लाइड मैथमेटिक्स में ऐड कर दिया गया है क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग। यही है बस आपके चेंजेस। और काफी हद तक शेयर्स, डिबेंचर्स, इनको भी इंडल्ज करा गया, तो काफी नई नई चीजें ऐड करी हैं और हम कोशिश करेंगे जितना हमारी समझ में है उतना हम आप तक लेकर जाएं और आप लोगों को मदद मिले। जो लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज करना चाहते हैं, रिस्क लेना पसंद करते हैं, और डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं और जिन्हें लगता है कि कल को अगर हमें ये बेनिफिट करने वाला है तो वी हैव टू डू दैट, तो उनके लिए आज हमारी ये पहली वीडियो है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो देखिए, आपके पास जो यूनिट, जो कि हमारे पास अभी फिलहाल ई बुक अवेलेबल है, तो उसी ई बुक के थ्रू हम लोग जितना भी हमारे पास मैटर अवेलेबल है वही आपको समझाने की कोशिश करेंगे, सीबीएसई ने जो प्रोवाइड करा है आपके पास। देखिए, जो आपकी सबसे पहली यूनिट है उसमें आपके पास है रेशो, प्रपोर्शन और लॉगरिथम। तो लॉग, मैं बहुत बार सोचती थी कि ये लॉग जो है 9th क्लास में पहले हुआ करता था और इसे हटा दिया गया था, तो मुझे बहुत दुख होता था कि ग्रेजुएशन में आपको लॉग सीखना पड़ता है। वो फिर से वापस आ गया है। और रेशो प्रपोर्शन, आप कहेंगे रेशो प्रपोर्शन बहुत छोटी क्लास में सीखा था, अब क्या दोबारा सिखा रहे हैं? आज आप मुझे याद करके बताइए, आपको रेशो कितनी याद है? किसको पता है कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, एक्सट्रीम्स क्या होते हैं, मीन्स क्या होते हैं, प्रपोर्शन का क्या मीनिंग होता है? डेफिनेटली आप भूल चुके हैं। और ज्यादातर एंट्रेंस एग्जाम्स रेशो, प्रपोर्शन, क्वांट जरूर आता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ 11th के लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाली। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक आते हैं, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो आपके ब्रदर सिस्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट होगी। तो देखिए, सबसे पहले मुझे जो यहाँ पर इंट्रो देना है, वो यहाँ पर एक टॉपिक डिस्कस करा गया है। सबसे पहले जो इस यूनिट के अंदर बात करी गई है वो है प्राइम नंबर की। तो ऐसा कुछ नया नहीं है प्राइम नंबर के अंदर, पर फिर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्राइम नंबर के बारे में बात करते हुए। जनरली 1 को लेकर बहुत दिक्कत होती है कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं। उसका रीजन क्या है? जनरली लोग प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन देते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, ये उनकी डेफिनेशन है। दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन। व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक 1, बस। इसके अलावा तीसरा फैक्टर नहीं होता, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 1 की बात करी जाए, तो अब आप एक बताइए, 1 और 1, यहां पर दो फैक्टर अलग अलग थोड़ा ना हुए, वन ऑफ द सेम थिंग, इसीलिए प्राइम नंबर नहीं होता। अब 2 एक प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2 into 1। एक तो ये खुद फैक्टर हो गया और एक 1 इसका फैक्टर हो गया, तो देयर बाय 2 इज अ प्राइम नंबर। 3 की बात करते हैं, 3 को प्राइम नंबर क्यों बोलते हैं? 3 and 1, तो एक तो 3 फैक्टर हो गया इसमें और एक 1 फैक्टर हो गया। तो अब ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर जो दो टेबल से डिवाइड होता है, एक 1 के टेबल से, खुद के टेबल से, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। रादर देन जो आपने अपनी डेफिनेशन बना रखी है कि जो ना अपने टेबल में आता है ना, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, तो ये गलत डेफिनेशन है। इसी वजह से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके दो फैक्टर नहीं है, उसका एक ही फैक्टर है। दो फैक्टर होने जरूरी है, एक वो खुद, ठीक है, और एक 1, तो इसीलिए 1 को प्राइम नंबर की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करा जाता। एक तो आपको इसमें प्राइम नंबर की इंट्रो दे रखी है। अब इस पर किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, जैसे सीबीएसई और मैटर आपके पास अवेलेबल कराएगी, हम आप तक और वीडियोस लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो मैटर हमारे पास अवेलेबल है, वो सेशन स्टार्ट हो चुका है और सभी लोग कंफ्यूज हैं और हम चाहते हैं कि हम आप लोगों की मदद करें। तो सबसे पहला टॉपिक डियर, इसमें प्राइम नंबर के बारे में बात करी गई थी। उसके बाद
एक एक करके बात करेंगे। इस यूनिट के अंदर रेशो की बात करी गई है, प्रपोर्शन की बात करी गई है और लोगैरिथम पर काफी कुछ बताया गया है आपको। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूं रेशो। देखिए, जब आप छोटी क्लास में रेशो को पढ़ रहे थे तब सिर्फ रेशो क्या होती है, क्यों होती है, इतना ज्यादा आपने नहीं सोचा होगा। लेकिन आज आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसका पूरा रीजन आपको पता होना चाहिए कि रेशो क्या होती है। रेशो एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कंपैरिजन को फैसिलिटेट करता है, यानी जिसकी मदद से आप दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ए पर्सन है उसके पास 50 रुपए हैं और बी पर्सन है उसके पास 100 रुपए हैं, ठीक है। ए पर्सन है उसके पास 50 रुपए हैं और बी पर्सन है उसके पास 100 रुपए हैं। अब हमें ये कंपेयर करना है कि ए के पास बी, देखो पढ़ने को आप इसको समझ सकते हैं कि ए के पास बी से हाफ मनी है या बी के पास ए की डबल मनी है। दोबारा बोले, ए के पास बी का आधा है और बी के पास ए का डबल है। इसी चीज को फ्रैक्शन में प्रेजेंट करा जाता है और फ्रैक्शन को ही रेशो कहते हैं। कैसे? यानी अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी के अमाउंट की रेशो निकाल दीजिए तो 50/100, और हमेशा फ्रैक्शन को, रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में होना जरूरी है। तो आप इसमें से कॉमन जो नंबर्स हैं उन्हें काट दीजिए, तो डियर ये कटकर आ जाएगा 1/2। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप इस प्रपोर्शन रेशो को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बी को उधर ले जाएं कि ए के पास बी की हाफ मनी है, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप इस 2 को यहां ले आए तो 2a = b, दैट मीन्स व्हाट, बी के पास ए की डबल मनी है। तो रेशो क्या प्रेजेंट कर रही थी? रेशो कंपेयर कर रही है कि ए के पास बी का कितना है। अगर हमने सिर्फ इसको a/b लिखा तो इसका मतलब ये है कि बी के पास अगर 2 रुपए हैं तो ए के पास 1 रुपया है। ध्यान से सुनिएगा, बी के पास अगर 2 रुपए हैं तो ए के पास 1 रुपया है। यानी सिंपल सी बात होगी कि 2 रुपए बी के पास है, 1 रुपया ए के पास है, तो ए के पास आधा है बी के पास। तो ये जो फ्रैक्शन है ना, या रेशो जो है ना, वो आपको दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन करने में मदद करती है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ए का जो वेट है वो है 40 kg, राइट, और बी का जो वेट है वो है 80 kg। ठीक है, अब आपको इनके वेट में कंपैरिजन करना है। हमें पता चल रहा है कि ए जो है वो बी का आधा है और बी जो है वो ए का डबल है। चलिए काम करते हैं, हाफ नहीं लेते, हाफ ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो 120 kg ले लेते हैं। बहुत ज्यादा भारी हो गया पर कोई बात नहीं, एग्जांपल लिया हमने सिर्फ। ए का वेट है 40 kg और बी का वेट है 120 kg। अब आप इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं a/b, 40/120। कंपैरिजन, देखिए कंपैरिजन करने के लिए, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करने के लिए रेशो का इस्तेमाल होता है। और जब तक आपके पास दो क्वांटिटीज नहीं होगी, वी कैन नॉट मेक रेशो। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि रेशो क्या होती है, तो दो क्वांटिटीज और वो भी सेम यूनिट वाली, ध्यान रखिएगा, वी कैन नॉट कंपेयर रुपीज विद द वेट। ओके, वी कैन नॉट कंपेयर हाइट विद द वेट। दोनों क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो आप इसके पास इसके कितने ज्यादा रुपए हैं या कितने कम रुपए हैं, यही तो कंपेयर करना चाहते हैं ना। किसी के वेट का किसी की हाइट के साथ क्या कंपैरिजन है? वो 40 की जो किलो का है और वो 5 जो है इंच की हाइट की है, तो उनका क्या कंपैरिजन है? तो दो सेम यूनिट की चीजों का कंपैरिजन करने के लिए आप रेशो का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो जैसे कि हम दिखा रहे थे और एग्जाम्पल, A 40 kg, B 120 kg, राइट। अब आप इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो इट्स 1/3। क्या मतलब है कि B अगर 3 है वेट में तो A उसका 1 पार्ट है सिर्फ। इसका मतलब A जो है वो B का 1/3 है। आप देखिए इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, 1/3 ऑफ B, ठीक है। यानी B का जितना भी वेट है A उसका 1/3 पोर्शन है। तो देखिए फ्रैक्शन से कितना आसान हो जाता है कंपैरिजन करना। सिमिलरली इसी चीज को आप अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, यानी B जो है वो A का थ्राइस वेट रखता है, ठीक है। यानी A का 3 गुना करेंगे तो आपके पास B आएगा। तो दिस इज व्हाट रेशो किस में मदद करती है? आई होप आपको क्लियर रहा हो। दो क्वांटिटीज जो सेम यूनिट की हो, रुपी या वेट होना चाहिए या दोनों हाइट होनी चाहिए, उनके बीच में कंपैरिजन को फैसिलिटेट करती है। तो आप देखिए यहां पर आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि जो A है ना वो आधा है B का, ऐसे ही पढ़ते हैं इसको। A के पास हाफ है, किसका? B के। ऐसे ही अगर मैंने आपके सामने ये रेशो निकाली है तो इसका मतलब यही होगा, पहले इसको पढ़ो, A जो है वो 1/3 है B का, ऐसे ही इसको रीड करते हैं। तो अगर मैंने आपके सामने कोई भी फ्रैक्शन लिखी, मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा 5/7, तो ये किसी चीज की भी फ्रैक्शन है या किसी चीज की भी रेशो है, मे बी इट्स
अमाउंट, मे बी इट्स वेट, मे बी इट्स हाइट, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि ए के पास 5/7 टाइम्स है बी का, ठीक है ना। या अगर बी के पास किसी भी चीज की 7 क्वांटिटीज हैं तो ए के पास 5 क्वांटिटीज है। दिस इज व्हाट रेशो ऑल अबाउट। ये आपका रेशो होता है डियर। अब रेशो के बारे में जो खास खास बातें हैं उनको हम जरा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 4 बातें हम आपको रेशो के बारे में बताएंगे। क्या 4 बातें हैं? सबसे पहली बात, रेशो को आप किन्हीं भी 2 टर्म्स के बीच में जो रेशो है उन्हें आप ऐसे लिख सकते हैं या आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, ये तो हमें पता चल ही गया। दूसरी बात, अब देखिए जैसे अगर मान लीजिए कि ए और बी 2 पर्सन है, उनके पास कुछ नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, ठीक है, मार्बल्स हैं या फिर कुछ भी चीज समझ लीजिए, टॉफीज हैं, चॉकलेट्स हैं। अब हमें एग्जैक्टली तो नहीं बताया गया कि किसके पास कितनी चॉकलेट है, लेकिन ऐसे दिया गया कि उनके पास जो चॉकलेट्स है उनका रेशो 3:5 है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है इसके पास 30 चॉकलेट्स हो, इसके पास 50 चॉकलेट्स हो, तो 10-10 कट गया। हो सकता है इसके पास 300 चॉकलेट हो, इसके पास 500 चॉकलेट हो। तो 3:5 का मतलब होता है कि ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कोई कॉमन नंबर जरूर रहा होगा। इस चीज को आप एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, लेट इट बी 8। तो इसका क्या मतलब होगा, ध्यान से सुनिए। अगर टोटल मार्बल 8 हैं तो ए के पास 8 में से 3 हिस्से हैं और बी के पास 8 में से 5 हिस्से हैं। इस तरीके से फ्रैक्शन को रीड करा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूं कि मेरे पास टोटल चॉकलेट एक ग्रुप में है, तो ए के पास टोटल चॉकलेट का 3/10 अवेलेबल है, ऐसे। तो बी के पास कितना होगा? तो 10 में से 3 हिस्से अगर ए के पास हैं तो 10 में से 7 हिस्सा बी के पास होगा। इस तरीके से फ्रैक्शन को रीड भी किया जाता है, राइट। दोबारा से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि सी के पास पूरे पिज्जा का 1/4 है, पूरे पिज्जा का, यानी उस पिज्जा के 4 हिस्से करे गए जिसमें से एक हिस्सा सी के पास है। तो डी के पास कितना हिस्सा चला गया, ठीक है। और अगर इनके आपस की रेशो पूछी जाए तो इट्स 1:3, ठीक है। इसका मतलब है सी के पास 1/3 है डी का, C/D, ऐसे ही रीड करते हैं ना, सी के पास डी का 1/3 है। लेकिन अगर हम टोटालिटी में कंपैरिजन करना चाहें कि सी के पास टोटल का कितना है, तो फिर आप इस रेशो को प्लस कर दीजिए। तो पढ़ने का तरीका है, अगर आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि सी के पास डी का कितना है तो 1/3 लिखेंगे। अगर हमें निकला है कि सी के पास टोटल का कितना है तो रेशो को प्लस कर दीजिए और सिर्फ वो वाला पार्ट लिख दीजिए जो सी के पास है। तो 4 हिस्से उस पिज्जा के करे गए, उसमें से उसके पास 1 हिस्सा है। इसी तरीके से 4 हिस्से करे गए पिज्जा के, 3 हिस्से इसके पास है। और अल्टीमेट इनकी रेशो कितनी आती है? 1:3। तो पहली चीज, आप रेशो को फ्रैक्शन के नाम से भी बुला सकते हैं। दूसरी चीज कि जो रेशो है वो 2 क्वांटिटीज के बीच में भी कंपैरिजन हो सकता है और रेशो की मदद से टोटल और कितना पोर्शन आपके पास अवेलेबल है वो भी आप निकाल सकते हैं। तीसरी चीज रेशो के बारे में, रेशो सिर्फ उन्हीं चीजों के बीच में निकाली जा सकती है जो सेम यूनिट वाली चीजें हों। यानी हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि केजी और सेंटीमीटर का रेशो निकाल दें। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना किसी के रुपए का किसी के वेट से, किसी की हाइट का किसी के वेट से। तो रेशो ऑलवेज सेम यूनिट का निकाला जाता है, यानी रुपए का रुपए से, वेट का वेट से, हाइट का हाइट से, नंबर का नंबर से, ठीक है। चौथी चीज, रेशो जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है। व्हाट डज एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी मीन्स? एब्स्ट्रैक्ट मीन्स की रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? देखिए, अगर आपने 50 रुपए डिवाइडेड बाय 100 रुपए लिखा तो आप ये मान लीजिए कि रुपए से रुपए कट गया। नाउ देयर इज नो यूनिट लेफ्ट। तो यहां पर जो फ्रैक्शन है उसका कोई यूनिट नहीं होता, तो उसको बोलते हैं, बिकॉज देयर इज नो यूनिट, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। तो आई होप रेशो क्या होता है आपको वो भी क्लियर रहा हो, रेशो से क्या फायदा होता है वो भी आपको क्लियर रहा हो। और रेशो के बारे में ये 4 बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे कि टोटल से कंपैरिजन करना है तो हम रेशो को प्लस कर लेते हैं। रेशो हमेशा सेम यूनिट्स के बीच में निकाला जाता है और रेशो एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है। दैट मीन्स रेशो का खुद का कोई यूनिट नहीं होता। अब आपकी ई बुक में जो रेशो से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल गिवन है उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल डियर आपको गिवन है कि एक्सप्रेस 81 रेशो 93 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। तो बहुत इजी है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि कॉमन फैक्टर को काट देना, राइट। तो अगर आप इसके फैक्टर्स करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाता है? दैट इज 3 into 27
एंड दैट इज 3 into 31। ठीक है, तो जो कॉमन फैक्टर होता है उसे आपने काटना होता है, तब तक ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जब तक आप इसे प्रॉपर नहीं काटेंगे। ठीक है, सॉरी ये कट गया आपके पास, तो आपके पास आ गया 27/31। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमेशा याद रखना है कि आपको रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर करना है, नहीं तो वो आपके पास गलत माना जाता है अगर आप रेशो की बात कर रहे हैं, खास तौर पर आप रेशो कर रहे हैं तो। इसके बाद हमसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहा गया कंपेयर 4:5 एंड 18:25। तो ये आपके पास 4/5 है और यहां आपके पास 18/25 है। कंपैरिजन तभी हो सकता है जब डिनोमिनेटर सेम हो, राइट। तो एक काम करते हैं कि हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देता ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये हो गया आपके पास 25, ये हो गया आपके पास 20। अब आप खुद बताइए कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, किसका न्यूमरेटर बड़ा है? ऑब्वियसली इसका। तो क्योंकि 20/25 इज ग्रेटर देन 18/25, दैट मीन्स कि उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म था वो बड़ा होगा 18/25 से, राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और कुछ नए तरफ आएंगे जो आप लोगों के अब काम आएंगे, राइट। जो भी आपकी बुक में अवेलेबल है हम आपको वो सब कुछ कराएंगे। फिलहाल एक और एग्जाम्पल आपको गिवन है जिसमें यह कहा गया है कि 80 रुपीज को 3 फ्रेंड्स के बीच में डिवाइड करिए। ₹80 डिवाइड अमंग P, Q and R in the ratio 1/4, 1/3 and 1/2। ये आपको गिवन है डियर कि 3 फ्रेंड्स के बीच में आपने 80 रुपीज डिवाइड करने हैं, दैट इज 1/4, 1/3 एंड 1/2, राइट। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज बता दें, कभी भी अगर आप रेशो की बात करते हैं तो ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, वो हमेशा आपको न्यूमिनेटर में फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है ना, या फिर टोटल सेम होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इनका एलसीएम ले लीजिए। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12। अब आपने क्या करा, एलसीएम बनाने के लिए 12 बनाने के लिए 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, नीचे भी करा, राइट। सिमिलरली 4, सिमिलरली 6। तो आपके पास यहां 12 आ जाएगा, तो एक कॉमन आपका हट गया, दैट इज 3, 4, 6। आप देखेंगे तो इसका टोटल भी 12 ही आएगा। टोटल 12 नहीं आएगा क्योंकि यहां पर ये टोटल नहीं है, यहां पर हमने सिर्फ इसका एलसीएम लेकर इसका जो है डिनोमिनेटर सेम बनाया ताकि हम इनका रेशो ले सके। तो आपने हमेशा रेशो इस तरीके से निकालना है अगर आपको ऐसे फ्रैक्शन में रेशो दे रखा हो, राइट। जब आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे 12th क्लास की तो उसमें भी ऐसा कई बार गिवन होता है कि PQR के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऐसे दे रखी होती है और आपको यही बनाना पड़ता है क्योंकि दिस इज द करेक्ट रेशो, ठीक है। क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इन लोगों का जो कंपैरिजन है वो सही नहीं फैसिलिटेट हो सकेगा, तो हमें उसको इस तरीके से बनाना है। बस अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, P को 80 रुपए में से कितने मिलेंगे, ऑब्वियसली टोटल कितना है 13, उसका थर्ड पोर्शन यानी 3/12 13। यही चीज हमने आपको फ्रैक्शन में बताई थी ना अभी रेशो में कि टोटल यहां लिख लो 3, तो ये टोटल है ना आपके पास, इसीलिए टोटल से ही डिवाइड होगा, ठीक है 3। तो इसका मतलब यह है कि टोटल में से 3 हिस्से P को मिलेंगे 80 रुपए, टोटल में से 4 हिस्से Q को मिलेंगे और टोटल में से 6 हिस्से जो है वो R को मिलेंगे। इस तरीके से आप जो इसको काटकर आप इसका आंसर निकालेंगे वो आपके पास इनका अमाउंट आ जाएगा, राइट। सॉरी डियर, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहां पर, दैट इज 780 रुपीज, ठीक है। तो अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 780 इंटू 3 डिवाइड बाय 13। थोड़ी सी अभी मिस्टेक्स रहेंगी क्योंकि एकदम फटाफट से जो है प्रिंटिंग हुई है इसके अंदर, तो थोड़ा सा रहेगा डाउट। तो होपफुली आप लोगों को हमारी वीडियो से मदद मिले और आपके डाउट क्लियर हों। तो यहाँ 780 रुपीज है, वो एरो बना हुआ है उसके अंदर गलती से। 780 रुपीज को डिवाइड करना था आपने PQR के बीच में, तो ये हमने डिवाइड कर दिया कि 180 रुपए P को मिलेंगे, Q को मिलेंगे 240 रुपए और R को मिलेंगे 360 रुपए। तो देखिए बहुत अच्छे सी चीजें हैं जो कि रियल में आपके सामने आती हैं, वो चीजें आपके पास डेवलप होंगी। अभी धीरे धीरे और क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ में ट्रिक भी डिस्कस करेंगे उसकी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ये बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है अगर रेशो प्रोपोर्शन की खास तौर पे बात करी जाए। जैसे आपसे कहेगा x/y है आपके पास 3/4, राइट, एंड y/z है हमारे पास 6/11।
तो आपसे कहेगा कि x रेशो y रेशो z निकालिए। करने को तो लॉन्ग तरीके भी हैं, बट हम आपको इसमें शॉर्टकट तरीका बताएंगे, फटाफट से ट्रिक के साथ बताएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर x रेशो y रेशो z लिख देना है, क्योंकि आपको यही निकालना है। ठीक है, ये हो गया आपका 3 रेशो 4, ये लिख दिया आपने। ठीक है, अभी यहां पर हम फिल करेंगे, अभी रुक जाइए। y रेशो z 6 रेशो 11। ठीक है, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट एक शॉर्ट ट्रिक है, फटाफट से वो ट्रिक देख लेते हैं। आपने इनके पड़ोसी लिख देने हैं बिल्कुल सेम एज इट इज। ठीक है, ऐसे ही यहां पर इनके पड़ोसी लिख देने हैं ताकि ये थोड़े से भरे हुए लगे, क्योंकि अभी खाली लग रहे थे। अब देखिए बहुत आसान हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, दैट इज 18 24 रेशो 44। ये आपके पास रेशो आ गई एक्स वाई जेड की। सिंप्लीफाई तो जरूर करना चाहिए, तो 2 के टेबल से आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द आंसर एक्स वाई जेड। क्योंकि ये एंट्रेंस के लिए काफी काम होने वाला है आपके, और एंट्रेंस में आपका ट्रिक गेम ही चलता है, तो इसीलिए हमने आपको यहां ट्रिक वाली तरीके से फटाफट से ये आंसर करके दिखाया कि कैसे एक्स वाई जेड का रेशियो निकाला जाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल है, एक बैग है जिसके अंदर 1 रुपी 2 रुपी एंड 5 रुपीज के कॉइन है। ठीक है, एक बैग है जिसमें 1 रुपीज 2 रुपीज और 5 रुपीज के कॉइन है इन द रेशो। अगर वो रेशो फिर से ऐसी हुई तो आपको इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। फिलहाल तो अच्छी बात है कि ये रेशो आपको ठीक दे रखी है, दैट इज 3 रेशो 5 रेशो 7। आपको बताना है, ये भी बता रखा है कि जो टोटल मनी उस बैग में है, टोटल मनी है आपके पास 144 रुपीज, राइट। आपको बताना है नंबर ऑफ 1 रुपी 2 रुपी एंड 5 रुपीज कॉइन कितने होंगे उसमें। ठीक है डियर, तो देखिए आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल रेशियो है, आप लेट कर लीजिए 1 रुपी कॉइन इज 3x। ये तो हम बहुत स्टार्टिंग से करते आए हैं कि अगर ऐसे कोई रेशियो दियो तो लेट कर लो। 2 रुपए का जो कॉइन है वो 5 का मल्टीपल रहा होगा, और जो 5 रुपए का कॉइन रहा होगा वो 7x रहा होगा। यानी इन तीनों में कुछ कॉमन नंबर रहा होगा, वो कट गया होगा। मतलब हो सकता है 30 50 70 रेशो रही हो तो कट कर 357 आ गई हो। तो इस तरीके से हम इसको लेट कर लेंगे। अब ध्यान से सुनिए, अगर 1 रुपए के इतने नंबर ऑफ कॉइन है, मतलब अगर 1 रुपए के आपके पास 5 कॉइन है तो कितने रुपए हुए, 5 रुपए हुए ना। 1 रुपए के आपके पास 12 कॉइन है तो 12 रुपए हुए। तो आप रुपए को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास रुपीज आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास अगर 2 रुपए के 8 कॉइन है तो आपके पास कितने रुपए हुए, 16 रुपए हुए। कैसे निकाला आपने, जो नंबर ऑफ कॉइन्स है उनको रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली 5x को हमने यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7x को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गई मनी ऑफ 1 रुपीज, ये हो गई मनी ऑफ 2 रुपीज, ये हो गई मनी ऑफ 5 रुपीज, एंड द टोटल अमाउंट इज 144 रुपीज। दिस इज 3x, दिस इज 10x, this is 35x equal to 144, right? तो ये हो गया आपके पास 48x equal to 144। नाउ अब आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स निकालते हैं, तो दैट इज 3। मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स निकलने से पहले आपके पास वो कॉमन फैक्टर निकल गया जो इनके बीच में कैंसिल आउट होने के बाद 357 का रेशियो था। इसका मतलब 1 रुपए के कॉइन आपके कितने हो गए, 3 इंटू 3 दैट इज 9 कॉइन हो गए। 2 रुपीज के आपके पास कितने कॉइन हो गए, 3 इंटू 5 दैट इज 15 कॉइन हो गए। 7 रुपीज के आपके 5 रुपीज के आपके पास कितने कॉइन हो गए, 7 इंटू 3 21 कॉइन्स हो गए, राइट। तो ये आपको इस क्वेश्चन में करना था, और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है और बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो अगर आप सीखें तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होगा डियर। तो डियर ये आपके पास जितना भी हैंडआउट हमारे पास अवेलेबल है, अभी ई बुक अवेलेबल है, उससे हमने आपके सामने जितने भी एग्जाम्पल थे और कोशिश करा है कि जितना भी टॉपिक आपको मैक्सिमम समझा सकें वो आपको समझाने की कोशिश करी है। आप भी साथ साथ इतना मैटर जरूर करते जाइए। इसी से बेस्ड जो है ऑब्वियसली आपके पास एक्सरसाइज बुक्स होंगी और इसी से रिलेटेड और ज्यादा मैटर आपको मिलेगा। एटलीस्ट आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो क्लियर होते जाएंगे कि रेशो क्या है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रपोर्शन क्या है, और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं वो एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लास।